दोस्तों नमस्कार। हमको मालूम है राजनीति की हकीकत, लेकिन इस लेकिन शब्द के साथ बीते 7.5 बरस में क्या कुछ इस देश में बदल गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी इस देश में ढोल इसी बात के पीटे जाते हैं कि जिसके साथ इस देश का वोटर हो गया उसे कोई चुनाव हरा नहीं सकता है। 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव और 2024 का इंतजार। अगर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जितना खर्च बीजेपी ने किया और 2014 में जितना खर्च प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर किया गया, अगर इन दोनों और तीनों परिस्थितियों को एक साथ जोड़ लीजिएगा तो यकीन जानिए 1952 से लेकर 2009 तक के चुनाव में जितना भी खर्च हुआ उससे कहीं ज्यादा खर्च सिर्फ आपको इन दो चुनाव में ही नजर आएगा। तो क्या 2024 की बिसात भी इसी पूंजी पर टिकी होगी, या फिर इस दौर में जो पूंजीवादी ताकतें होती हैं वह इस देश में प्रधानमंत्री जो बनने जा रहा होता है या जिसमें जरा भी संभावना होती है, क्या वह उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उसको इस रूप में बल देती है कि वह सत्ता को प्राप्ति कर ले, और उसके बाद जिन नीतियों को इस देश में लागू किया जाता है वो हर कोई जानता है सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री पद ही होता है। और मौजूदा वक्त में तो यह और साफ हो चला है कि इस देश में कैबिनेट मिनिस्टर्स कोई भी हो, समूची ताकत पीएमओ में ही है। पीएमओ में बैठा हुआ अंडर सेक्रेटरी भी इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर पर भारी पड़ता है। तो क्या वाकई इस दौर में राजनीतिक व्यवस्था भारत की बदल चुकी है, राजनीति बदल चुकी है, और 2024 को लेकर जो बिसात इस देश के भीतर में बिछ रही है और जिसकी अनुगुंज बहुत हौले हौले सुनाई देने लगी है, उसके मतलब और मायने क्या है? क्या वाकई पूंजी के आश्रय ही इस देश में सियासत की जा सकती है? क्या वाकई जो पूंजी लगाता है वह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है? और इस देश के भीतर में अभी भी इतनी संपत्ति है कि उस संपत्ति को लूट के लिए हर कैपिटलिस्ट और हर पूंजीवादी चाहता है कि उसके साथ जो राजनीतिक तौर पर जुड़े वह राजनीति उसके अनुकूल नीतियों को बनाए। तो क्या इस देश में 2014 के बाद जितनी भी पॉलिसी बनाई गई और जो बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि इतने सारे कानून जो विकास में अड़चन पैदा करते थे उन कानूनों को खत्म करना जरूरी था, प्रधानमंत्री ने कई बार इसका जिक्र किया है, कई मंचों से किया, यहां तक कि लाल किले के प्राचीर से भी किया है। तो ऐसा क्या है कि 2014 तक इस देश के भीतर में कानून रेंगता था? इस देश के भीतर में 2014 से पहले हर किसी के हक की बात होती थी, लेकिन नई परिस्थितियों में कानून जटिलताओं के साथ परोसे गए और उसे खत्म करने की दिशा में एक के बाद एक जो भी पॉलिसी बनाई गई उसे रिफॉर्म का नाम दिया गया। यह एक आधार है। आज जिस बात पर चर्चा करने की जरूरत है वह इस बात को लेकर है, क्या वाकई ममता बनर्जी की उड़ान सिर्फ पॉलिटिकल है? क्या ममता बनर्जी जिस उड़ान की दिशा में जाना चाहती है उनके पीछे क्या वही ताकतें आकर खड़ी तो नहीं हो गई हैं जो कल तक नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी थी? या फिर इस दौर में दुनिया भर के कॉरपोरेट और दुनिया भर के कैपिटलिस्ट ने समझ लिया है कि भारत में एक व्यक्ति के आश्रय आप ज्यादा दिन तक रह नहीं सकते हैं, तो अब आपको नए प्यादों को खोजना होगा? क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है? हो सकता है इसको थोड़े से कयास के साथ शुरुआती दौर में रखिए, क्योंकि कुछ तथ्यों को समझने की जरूरत है। भारत में ऐसा पहली बार हुआ जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उसमें किसी जो पैसा ले रहा है, पैसा दे रहा है, उसकी जानकारी इस देश में किसी को नहीं होगी। किसी को नहीं मतलब जांच एजेंसी को भी पता नहीं चलेगा। और 2-3 बरस के भीतर यानी मार्च 2018 से लेकर अक्टूबर 2021 तक तकरीबन 8,000 करोड़ रुपया पॉलिटिकल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर आ गया। यह पैसा जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास गया उसका कच्चा चिट्ठा इलेक्शन कमीशन के पास है, वो सामने भी आ जाता है। लेकिन कौन थे जो पैसा दे रहे थे? अलग तरीके से पॉलिटिकल फंडिंग के लिए इस देश में 4 ट्रस्ट भी बने। वो 4 ट्रस्ट भी अलग अलग कॉरपोरेट से पॉलिटिकल फंडिंग के लिए पैसा जमा करते हैं और उसके बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी को उन्हें देना है उसको दे देते हैं। लेकिन 2014 से परिस्थितियां क्या वाकई बहुत ज्यादा बदल गई है? और मौजूदा वक्त में
जब इस देश के भीतर में बार बार किसान आंदोलन के मद्देनजर या फिर इस देश की तमाम योजनाओं को लेकर दो ही कॉरपोरेट के नाम उभर कर सामने आए, अंबानीज और अडानीज, और यह दोनों विपक्ष की राजनीति में किसी खलनायक की तरह नाम लिए जाने लगे। किसान आंदोलन के तमाम जगहों पर जहां वो लोग बैठे हैं वहां भी चले जाइएगा तो वहां आपको बकायदा अंबानीज और अडानीज का नाम चस्पा दिखाई देगा। और ध्यान दीजिए, दिल्ली की सीमा, खास तौर से गाजीपुर में जहां किसान बैठे हैं, जो उत्तर प्रदेश का मुहाना है, दिल्ली से लगता है, वहां पर जो किसान बैठे हैं उन किसानों के बीच एक ही नेता मंच तक पहुंचा और वहां बहुत देर तक बैठा रहा। वह नेता यशवंत सिन्हा थे, जो टीएमसी में शामिल होने के बाद किसानों के बीच गए। यशवंत सिन्हा अपने तौर पर विदेशी पढ़ाई, विदेशी वर्ल्ड बैंक में काम करते हुए यहां तक पहुंचे, नौकरशाह के तौर पर रहे वह, और वह इस देश और दुनिया की कैपिटलिज्म को बाकायदा बाखूबी समझते हैं, जैसे मनमोहन सिंह समझते थे, जैसे इस देश में एक वक्त में मोंटेक सिंह अहलूवालिया समझते थे, जैसे तमाम वो लोग जो इकोनॉमिक एडवाइजर हों या फिर इस देश की इकोनॉमी को संभालने की दिशा में उनका बड़ा योगदान माना जाता हो। उसमें आप चिदम्बरम साहब को भी रख लीजिए। ये सभी कहीं ना कहीं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की नीतियों से प्रभावित रहे हैं, उन कैपिटलिस्ट कंट्रीज से प्रभावित रहे हैं जो भारत को अभी भी एक बाजार के तौर पर देखती है और वहां से मुनाफा कमाने की परिस्थितियों को अपने साथ ले जाना चाहती है। हम जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो भारत का लोकतंत्र बड़ा पीछे चला जा रहा है। 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, इन दोनों चुनाव के बीच में 18 राज्यों के चुनाव, उसके बाद अब 2024 के चुनाव का इंतजार, उससे पहले उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, इन तमाम जगहों के विधानसभा चुनाव का जिक्र। ये सारी परिस्थितियों में ऐसी कौन सी स्थिति बन गई जिसमें ममता बनर्जी ने झटके में कहा यूपीए का आप कोई मतलब नहीं है। यूपीए का मतलब था कांग्रेस की अगुवाई करने वाले गठबंधन, और उस यूपीए के भीतर में ममता बनर्जी भी एक बार शामिल हुई थी। वो कौन सी परिस्थितियां बन गई जिसमें अंबानीज और अडानीज किसानों के लिए मौजूदा वक्त में खलनायक हैं, लेकिन अब अडानी के साथ ममता बनर्जी को बैठक करने की जरूरत पड़ी और बंगाल में उन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वहां पर लोग पूंजी लगाए। क्या सिर्फ यही मसला है? या फिर जो ताकतें थी वो भारत में जिस रिफॉर्म को देख रही थी, जिस मार्केट को खोज रही थी, उसमें पहली बार नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक रिफॉर्म के एस्पेक्ट और उसके समानांतर जिस एग्रीकल्चर रिफॉर्म की दिशा में बढ़ रहे थे, उसमें जैसे ही वो पीछे हटे और वो तमाम सवाल जो कॉरपोरेट का हित साधते थे उसको लेकर कुछ सवाल अगर हर के जहन में आया तो उसके साथ पहली बार भारत का फेडरल स्ट्रक्चर भी निकल कर आया और इस बात का जिक्र किया गया कि अगर राज्यों को अपने साथ केंद्र सरकार कर लेती तो यह कानून भी पास हो जाते। यह कानून को ब्लैक कानून नहीं कहा जाता। तो क्या जो ताकतें पैसे के साथ पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे खड़ी होती है वह धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है और उन्हें समझ में आ रहा है कि भारत का फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों की भूमिका बड़ी होती है? और क्या इस दौर में, खास तौर से अगर हम आज शुरुआत में ममता बनर्जी और कांग्रेस का ही जिक्र करें तो हमको लगता है कि बंगाल सबसे बेस्ट है उदाहरण देने के लिए। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की 3 दशक तक सत्ता रही, विपक्ष में कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आ नहीं पाई। ममता बनर्जी कांग्रेस से छिटकी और लेफ्ट से भी ज्यादा लेफ्ट हो गई, यानी अल्ट्रा लेफ्ट की परिस्थितियों को उन्होंने अपनाया, तृणमूल कांग्रेस बनाई। तृणमूल कांग्रेस के जरिए जो उन्होंने संघर्ष किया वो पूरे तरीके से सिंगूर से याद कीजिए और लालगढ़ तक चले जाइए, उस पूरे परिस्थिति में वो विरोध करती रही उन पॉलिसीज का जो कॉरपोरेट के हित में थी और वो कहीं ना कहीं उस जनता से जुड़ी सत्ता उनको मिल गई। इस दौर में कांग्रेस ने दिल्ली की सत्ता गंवाई और आज की तारीख में कांग्रेस जो कॉरपोरेट के साथ 2014 से पहले मनमोहन सिंह की अगुवाई में खड़ी नजर आती थी, राहुल गांधी के दौर में आते आते वही कांग्रेस अब लेफ्ट की दिशा में चली गई। उसके लिए बड़े मुद्दे किसान और मजदूर हो गए, यानी लेफ्ट इस दौर में गायब हो गया। कांग्रेस सेंटर से लेफ्ट में पहुंच गई। ममता बनर्जी लेफ्ट से अल्ट्रा लेफ्ट की दिशा में गई थी, लेकिन अब वो समझ गई हैं कि अब जब बंगाल पर उनका कब्जा है तो उन्हें अपना विस्तार करना पड़ेगा। और हैरत मत आइए, आने वाले वक्त में आपके पास यह भी जवाब आ जाए कि दरअसल तृणमूल कांग्रेस जो है, इस नाम में कहीं एक बंगाली कल्चर है, तो इस नाम और इसमें मजदूर और लेफ्ट का एस्पेक्ट है, तो अब इस नाम को बदल देते हैं। यूं भी दूसरे राज्यों के नेताओं को शामिल करने के लिए तृणमूल ने अपने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया
कि हम दूसरे राज्यों के नेताओं को भी साथ लेंगे, इसीलिए उन्हें अब बीजेपी से आया हुआ नेता भी बर्दाश्त है और कांग्रेस से आया हुआ नेता भी वो बर्दाश्त करेंगे और तमाम छत्रपों को भी बर्दाश्त करेंगे और छत्रपों के साथ मंच शेयर करने से भी नहीं कतराएंगे और यूपी अब दूर की गोटी है, ये कहने से भी वो नहीं चूकी। लेकिन यहां सवाल सिर्फ पूंजी का है। क्या वाकई मोदी सरकार के काल में यह नजर आने लगा कि पूंजी अगर आपके पास नहीं रहेगी तो आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं, और सत्ता में अगर आ गए तो आपने अगर पूंजी के अनुकूल काम नहीं किया, पैसे के अनुकूल काम नहीं किया, कॉरपोरेट के अनुकूल काम नहीं किया, या जो चुनाव में पैसा लगाते हैं उनके लिए पॉलिसी नहीं बनाई, तो आपको हटाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप वोटर पर मत जाइए, यह काम हम बाखूबी कर लेते हैं। उन ताकतों की यह सोच अभी से नहीं, काफी पहले से रही है। तो 3 सवाल यहां पर बहुत साफ है। पहला, क्या 2014 में जो पूंजीवादी ताकतें थी जो सिर्फ नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी थी, इस वक्त वह शिफ्ट हो रही हैं? दूसरी बात, जो ताकतें थी क्या उनको समझ में आ गया कि भारत में छत्रपों का राज जिन जिन राज्यों में होगा वहां इन्वेस्टमेंट करना और वहां से कमाई लेना और अपने अनुकूल पॉलिसीज को बनाना तभी लाभदायक होगा जब वो छत्रपों को महत्व देंगे? और तीसरा सवाल, क्या इसीलिए ममता बनर्जी की उड़ान अब राष्ट्रीय तौर पर नजर आने लगी है, चाहे आने वाले वक्त में वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम राष्ट्रीय दृष्टि से रख दे? और इस दौर में क्या कांग्रेस उस लेफ्ट का जामा पूरी तरीके से पहन चुकी है जहां पर वो समझौता करने को तैयार नहीं है उन कॉरपोरेट के साथ जो कॉरपोरेट सोचते हैं कि आने वाले वक्त में भारत का कोई प्रधानमंत्री अगर बने तो वह कम से कम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को जानता समझता हो, उनकी नीतियों को वो जानते समझते हुए अलग तरीके से लागू भी कर चुका हो? वो कौन शख्स हो सकता है, यह भी एक सवाल है। लेकिन इस पूरी राजनीति के भीतर के ये तीनों सवाल को जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे तो हमको लगता है इंडिविजुअली आपको समझना होगा। पहले ममता बनर्जी 2001 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थी, याद कीजिए, तो रूठ गई थी और उसके बाद वाजपेयी को छोड़ के चली गई और कहा कि अब हम आपके साथ कभी नहीं आएंगे। फिर वाजपेयी उनके घर भी गए कलकत्ता में और 2003 में वो वापस लौट आई। उनकी पार्टी के सांसद मंत्री, वो मंत्री भी बन गई। 2003 वो वहीं पर रही, यानी वाजपेयी जी के हारने के बाद भी उन्होंने छोड़ा नहीं था एनडीए, वह बीजेपी के साथ ही रही थी। उसके बाद 2008 में उन्होंने छोड़ा। उसके बाद बंगाल में वह एक ताकत के तौर पर उभरी, अपनी सत्ता बन चुकी थी उनकी, शायद उसके भी एक खुमारी थी, अपनी जीत थी, और उसमें उन्होंने एनडीए उस लिहाज से छोड़ा। और 2009 में वह मनमोहन सिंह के साथ आकर, यानी कांग्रेस के साथ, यानी यूपीए के साथ आकर खड़ी हो गई। वहां पर फिर उनके कई नेता मंत्री भी बने और एक लिहाज से वो यूपीए का हिस्सा हो गई। लेकिन 2012 में जब हवा इस देश की नजर आने लगी थी, इस देश के भीतर में तमाम घोटालों की गूंज थी और एक लिहाज से माना जा रहा था कि तमाम कॉरपोरेट्स मनमोहन सिंह का साथ छोड़कर अब बीजेपी की तरफ झुकने लगे हैं, क्योंकि जो बीजेपी स्वदेशी का जिक्र करती थी, जो बीजेपी इस देश में स्वावलंबन के लिए मजदूर किसान का जिक्र करती थी और आरएसएस के संगठन बड़े सक्रिय रहते थे स्वदेशी इकोनॉमी को लेकर, वह खामोश हो गए थे और बीजेपी के भीतर से एक नया चेहरा उभर रहा था जो गुजरात से आया हुआ था, नरेंद्र मोदी का चेहरा। वही वह फोर्स है जो मौजूदा वक्त में क्या शिफ्ट हो रही है, क्योंकि एक सेकंड भी हिचक अगर ममता बनर्जी में नहीं आई कि अडानी का नाम किसान आंदोलन के तमाम धरना स्थल पर चस्पा है खलनायक के तौर पर, वह इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोज रही हैं पश्चिम बंगाल में, और जिस भंडारण की सुविधा और भंडारण यानी कालाबाजारी की परिस्थितियों में भी वह 3 कानून कॉरपोरेट को ले जा रहे थे, उसको लेकर भी पश्चिम बंगाल में भी अडानीज के अपने भंडारण के गोडाउन्स बन रहे हैं, बन चुके हैं। ये सारी स्थितियां हैं। यानी राजनीति वोटरों के लिहाज से नहीं बदल रही है, राजनीति भारत के भीतर में पॉलिटिकल पार्टी के जनता के साथ सरोकार से नहीं बदल रही है। पहली बार वो पूंजी के आश्रय बदल रही है और पूंजी ने अपस्वरूप में निर्भर कर लिया है इन पॉलिटिकल पार्टीज को अपने ऊपर। उनका संदेश इन पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर बहुत साफ है, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे तो तुम चुनाव जीत जाओगे और बाकी चीजें छोड़ दो, लेकिन उसके बाद जिन नीतियों को आपको लागू करना होगा वो हम बताएंगे।
क्या ऐसी स्थिति है इस देश की राजनीतिक व्यवस्था के भीतर में? आप कहेंगे ये संभव नहीं है। लेकिन वोट को भी प्रभावित कर पाने की परिस्थिति, आप कहेंगे संभव नहीं है। क्या वाकई ईवीएम कोई चीज है? आप कहेंगे संभव नहीं है। वाकई इस दौर में जितना पैसा खर्च किया जाता है उसमें जनता को साथ वोटर के तौर पर वाकई पॉलिटिकल पार्टी ले लेती है? आप कहेंगे संभव नहीं है। लेकिन जो कर सकते हैं वो कहते हैं संभव है। ये कौन लोग हैं और ये क्यों अपने अनुकूल नीतियां बनाने की दिशा में बढ़ते हैं? और एक होड़ सत्ता पाने की जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में है, उनके जहन में एक ही सवाल है, सत्ता मिलेगी तभी तो कुछ कर पाएंगे। और सत्ता मिलने के बाद दूसरा सवाल उनके जहन में आता है, अगर सत्ता चली गई तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सत्ता पे मिली रहे इसके लिए वो सब करेंगे जो सत्ता में चीजें बरकरार रखे। तो इसमें वोटर मायने नहीं रखता है भारत का। यह 2014 के बाद की भारत की परिस्थितियां हैं। अब दोबारा लौटिए इस दिशा में, क्योंकि हम जब परख रहे थे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो 8,000 करोड़ का मार्च 2018 से अक्टूबर 2021, अक्टूबर में भी तकरीबन 614 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए हैं। इसके अलावे जो प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रल ट्रस्ट था या न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रल ट्रस्ट है या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं, उसमें छत्रपों में ममता बनर्जी का नाम खासा ऊपर आता है। ममता बनर्जी 2018-19 में कांग्रेस से भी ज़्यादा पैसा उन तक पहुंचा था जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पहुंचा था। इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी रेस में दिखाई दे रही हैं, इसका एहसास उन पावर्स को हो गया जो अपने पैसे के बूते राजनीतिक सत्ता को, राजनीति पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने और किसी नेता को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने की दृष्टि से सक्रिय हो जाते हैं। क्या ध्यान दीजिए, तो शरद पवार की भी पहुंच और पकड़ मानी जाती रही कि वो कॉरपोरेट के साथ उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। और पिछले दिनों याद कीजिए, उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस किसी जमींदार की तरह पेश आती है, यानी वह भी समझ रहे थे कि चीजें बिगड़ सकती हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि जो पावर्स हैं वह ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करेंगे। तो क्या 2024 के आते आते और उससे पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव एक क्रूशियल चुनाव होगा? इसमें फिर समझने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में क्या वाकई अखिलेश यादव एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पर है जिनके पीछे कॉरपोरेट खड़ी हो सकती है क्या, या हुई है क्या? यह एक मुश्किल सवाल है। इसलिए मुश्किल सवाल है क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा लूट की परिस्थिति कॉरपोरेट के लिए आने वाले वक्त में बन सकती है। तो वह ऐसे प्यादे पर दाव लगाएंगे जो प्यादा उनके अनुकूल नियमों को, कायदों को बनाए। तो क्या अखिलेश यादव बना सकते हैं? यह भी सवाल है। दूसरा सवाल, जब ममता बनर्जी ने कहा कि अगर अखिलेश चाहेंगे तो वह उनके साथ मंच शेयर करेगी उनके हक में, तो क्या इसका मतलब है चीजें शिफ्ट हो रही है छत्रपों को लेकर? लेकिन फिर एक क्षण के लिए जब आप पॉलिटिकल एरेना में वोटरों की तादाद देखेंगे तो तमाम छत्रपों के वोट भी मिला लीजिए तो भी वह कांग्रेस के पैरेलल में नहीं खड़े हो पाते हैं। यानी कांग्रेस जरूरत है विपक्ष में, और कांग्रेस इस दौर में अपनी राह पर निकल पड़ी है। और छत्रप जो जान रहे हैं कि जब कांग्रेस अपनी राह पर निकल पड़ी है तो आने वाले वक्त में उन्हें और मुश्किल होने वाली है। यह मुश्किल राजनीतिक तौर पर भी होगी और आर्थिक तौर पर भी होगी। तो क्यों, अगर राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाने की परिस्थितियां तो ठीक है, लेकिन आर्थिक तौर पर नुकसान अगर उठाना शुरू कर देंगे तो संगठन चल कैसे पाएगा? तो क्या इसलिए यह एक नई राजनीतिक व्यवस्था भारत में डेवलप हो चली है? कह सकते हैं हो रही है, कह सकते हैं हो चुकी थी, कह सकते हैं अब वह शिफ्ट कर रही है। इन तीन स्थितियों की बीच की लकीर को पकड़िए जहां पर आपको शिफ्ट कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ नए प्यादों के खड़े होने की परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही है। उनके साथ ही अगला सवाल है, क्या वाकई किसान आंदोलन इस देश में इसलिए चलता रहा या इसलिए चलाया जाता रहा, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज मदद करती रही क्योंकि वह अपनी बार्गेनिंग पावर उन्हीं कैपिटलिस्ट के सामने मजबूत करना चाहती थी जिनके खिलाफ किसान आंदोलन शुरू हुआ था? यह भी एक कंट्राडिक्शन है। या बीजेपी इस दौर में इसलिए किसानों के हक में नहीं थी क्योंकि वह तो जिस एग्रीकल्चर रिफॉर्म की दिशा में जा रही थी वह तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की किताब में लिखा हुआ ये आपको करना होगा। यहां पर एग्रीकल्चर पर जितने लोग आश्रित हैं भारत में, उसको आपको कम से कम उसमें 70% तक कटौती करनी है।
उनको आपको इंडस्ट्री के क्षेत्र में लेकर आना है। इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को कैसे बढ़ाना है, यह बताया गया। एग्रीकल्चर की दृष्टि तो बहुत साफ है कि अगर आपके देश में अनाज नहीं होगा, आप बाहर से अनाज मंगा लीजिए, वो उसी कीमत में पड़ेगा। लेकिन भारत अपने वेलफेयर इस सोच के तहत और भारत मिक्स्ड इकोनॉमी के तहत जो अभी तक चलता रहा, क्या उसमें एक बड़ा परिवर्तन मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था लाने को तैयार हो गई है? और यही सवाल इस दौर का सबसे बड़ा हो चला है। क्या वाकई जो राजनीतिक घटनाक्रम हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं या देश में देख रहे हैं, या फिर जिस तरीके से ममता बनर्जी गोवा में भी पहुंच रही है, महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी पहुंच रही है, जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ वो खड़ा होने का प्रयास कर रही है, जिस तरीके से आने वाले वक्त में पार्टी का नाम भी बदलने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से कुछ राय ली गई है, इस दौर में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के तमाम नेताओं को शामिल करने की परिस्थिति में ला रही हैं, क्योंकि वह मानकर चल रही हैं पॉलिटिकल तौर पर राहुल गांधी अगर मोदी के सामने खड़े होते हैं तो मोदी को लाभ हो जाता है। यह विपक्ष और छत्रपों का मानना है। दूसरी तरफ वो मान रही हैं कि क्या कांग्रेस अब जिस राइट से लेफ्ट की तरफ चली गई है, जो तमाम उन फोर्सेस का कहना है कि इसमें बड़ी मुश्किल होगी, और राहुल गांधी को ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो इकोनॉमी इस देश में मार्केट के साथ अपनाई गई है, यानी मार्केट इकोनॉमी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वह ढह के गिर जाएगा, और ऐसे में आपको बीच के रास्ते अपनाने होंगे। और बीच के रास्ते एक वक्त बीजेपी अपनानी थी, अब कांग्रेस अपना चुकी है। बीजेपी अब पूरी तरीके से कॉर्पोरेटाइज हो गई है, तो वहां पर संघ का स्ट्रक्चर हो, बीजेपी के संगठन का स्ट्रक्चर हो, या वहां पर कार्यकर्ता या स्वयंसेवक को, सबको सुविधा चाहिए, क्योंकि वह एक नए स्ट्रक्चर में संघर्ष गायब हो गया है। नए तरीके से राहुल क्या सोच रहे हैं, यहां संघर्ष पैदा करेंगे। और इन दोनों परिस्थितियों के बीच में भारत में अलग अलग राज्यों में अगर कॉरपोरेटों को इन्वेस्ट करना है, तो क्या वो सिर्फ मोदी के भरोसे नहीं रह सकते हैं, उन्हें छत्रप खोजने होंगे, और उन छत्रपों के एक नेता को खड़ा करना होगा जिसके साथ सिंगल हैंडली बार्गेनिंग हो सके। क्या ऐसी परिस्थिति भारत में आ गई है? शुरुआती दौर में हो सकता है यह आपको कुछ यूटोपियन लगे, या हो सकता है आप कहें हम तो इससे वाकिफ हैं, इस देश को तो पैसा ही और पूंजी ही चला रही है, और बीते 7.5 साल में जितनी भी पॉलिसी बनाई गई, अगर उस पॉलिसी के केंद्र को आप पकड़ना चाहें, उसकी नब्ज को पकड़ना चाहें, तो एक ही चीज आप पकड़ पाएंगे, जहां पर इस देश में असमानता खूब फैल गई, रोजगार खत्म हो गए, बेरोजगारी की स्थितियों में भी लोग आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि रेलवे में डी ग्रेड के उसमें लगभग 1.25 करोड़ बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा 2 साल से। इस दौर में गरीबों की तादाद बढ़ गई, करोड़ों की तादाद में लगभग 5.5 करोड़ गरीब बढ़ गए इस दौर में, लेकिन फिर भी कोई पॉलिटिकल हलचल नहीं है। यानी कैपिटल फोर्सेस, पूंजीवादी फोर्सेस या फिर कॉरपोरेट फोर्सेस ने क्या इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को इतना कुंद कर दिया, जहां राजनीतिक आंदोलन इस देश से गायब हो गए, और किसान आंदोलन एक झटके में किसानों ने अपने तौर पर खड़ा कर लिया, क्योंकि पंजाब की समृद्धि उनके साथ जुड़ी हुई थी। जहां उन्हें कॉरपोरेट का पैसा नहीं चाहिए था, वहां पर किसान अपने तौर पर बहुत खुशहाल है, उनका पैसा शिफ्ट हो रहा था और वही चाह रहा था, और उसने भारत की राजनीति में एक भयानक मोड़ लाकर खड़ा कर दिया, जहां पे सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री सबसे कमजोर दिखाई देने लगा। आखिर में 3 सवाल। पहला सवाल, क्या वाकई ममता बनर्जी के पीछे इतनी बड़ी ताकतें खड़ी हो चली हैं जो उनको आने वाले वक्त में मोदी के ठीक सामने खड़ा कर प्रधानमंत्री की दिशा में ले जा सकती है? दूसरा सवाल, क्या वाकई मोदी इस दौर में अलग अलग तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर को जो खत्म करते हुए तमाम चीज अपने हाथ में लेते चले गए, जिसमें खेती भी एक थी, अब उसकी उम्र पूरी हो चली है, और इसका एहसास जिनके पास पूंजी है उनको इस बात का एहसास हो चला है? और तीसरी बड़ी बात, क्या भारत की राजनीति पहली बार इन परिस्थितियों को समझते बूझते हुए 2024 की दिशा में एक नए परिणाम को देने की स्थिति में तो खड़ी नहीं हो जाएगी, जहां पर पहली बार जनता ही विपक्ष के तौर पर नजर आएगी, क्योंकि बहुसंख्य जनता ने इस दौर में सिर्फ कष्ट देखे हैं, परेशानियां देखी है, कॉरपोरेट का बढ़ता हुआ नेटवर्थ देखा है, अपनी रोजगार को खोते हुए देखा है।
क्या वाकई ऐसी स्थिति आ जाएगी? बैंकिंग प्रणाली को कंगाल और खोखला होते हुए देखा, रिजर्व बैंक से ज़्यादा डिविडेंड सरकार जिस रूप में समेट रही है उसे भी परखा, और महंगाई भी अपने तौर पर इस देश की जनता नहीं देखी। यानी पॉलिटिकल पार्टी के समानांतर जनता विपक्ष के तौर पर इस पूरे कॉर्पोरेटाइजेशन और पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल सिचुएशन में जो कैपिटलिज्म है उसका विरोध करने के लिए इस देश के भीतर का माहौल बन रहा है क्या? ये सवाल हैं। लेकिन इन सवालों पर इसलिए गौर कीजिए क्योंकि अगली बार जब आपसे हम जुड़ेंगे तो उसमें कुछ फैक्ट्स के साथ जुड़ेंगे जो आंकड़े बताएंगे कि किस तरीके से भारत की समूची राजनीति उस पूंजी पर आश्रित हो गई है जिस पूंजी का कोई महत्व भारत में लोकतंत्र को जीने के दौरान और वोट डालने वक्त होता ही नहीं था। अब सारी चीजें 360 डिग्री में घुमा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।